इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11th का जो ज्योग्राफी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी उसका चैप्टर 2 यानी कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना और धीरे धीरे उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, कौन से थ्योरीज़ हैं जिसके कारण कि हम लोग देख सकते हैं जो हम लोगों का अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ, उसके लिए क्या क्या थ्योरीज़ है। फिर प्लैनेट्स कैसे बना, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टार्स कैसे बना, उसके बाद हम लोग देखेंगे जियोग्राफिकल टाइम स्केल्स यानी कि जैसे हम लोग टाइम के बारे में बात करते हैं, ईयर, मंथ, वीक, फिर डे, उसी प्रकार से ज्योग्राफी का एक अपना टाइम स्केल है। उस टाइम स्केल्स में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वो टाइम स्केल है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुआ, ठीक है, और मेजर इवेंट्स क्या क्या हुआ, और ये इंग्लिश में रहेगा। तो चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा अर्थ बना वो बना है बहुत पहले, मतलब कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले, ठीक है। तो इसका मतलब उस टाइम पे तो कोई इंसान था नहीं कि वो देखता कि कैसे अर्थ बना। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो जियोग्राफर्स हैं, वो क्या किए, वो थ्योरीज़ निकाले, अलग अलग थ्योरीज़, जिसके के तहत ये पता करना चाहा कि अर्थ आखिर में बना कैसे। तो ये सोचने के लिए बहुत पहले से ही जो स्कॉलर्स थे, जो जोग्राफर्स थे, वो सोच रहे थे कि आखिर अर्थ बना कैसे। तो इनमें प्रोमिनेंट है एक इमैनुअल कांत, वो एक जर्मन फिलोसफर थे। वो बोले कि उन्होंने 1790 में ये थ्योरी दिया, उसका नाम दिया गया नेबुलर हाइपोथेसिस। इस इस हाइपोथेसिस का क्या मतलब था? देखो, सबसे पहले नाम है हाइपोथेसिस, यानी कि इसका कोई प्रूफ नहीं था, बट वो सोचा गया था एक तरह से हाइपोथेटिकली, यानी कि मन से वो निकला था, इमेजिनेशन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कांत का कहना था नेबुलर हाइपोथेसिस के अंतर्गत कि एक सन है जो कि अपना यूथफुल स्टेज में है, यानी कि वो अपना जो उसका अर्ली स्टेज था उसको क्रॉस करके वो यूथफुल स्टेज में आ गया, और यहाँ पे डस्ट है बहुत सारा, ठीक है, सोलर सिस्टम में बहुत सारा डस्ट है। अब ये क्या कर रहा है, जो डस्ट है वो, ये जो डस्ट है वो इस सन से, जो कि अपने में रोटेट कर रहा है, अपने में घूम रहा है, इससे ये डस्ट निकला और ये सब जुड़ करके बन गया हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। फिर आता है 1900 में, यानी कि 100 लगभग 10 साल पहले, 104 साल बाद 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन ये बोले कि एक वेंडरिंग स्टार था जो कि सन को अप्रोच किया, यानी कि यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे सन है और एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम में, मतलब यूनिवर्स में घूम रहा है, और ये ऐसे 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 करके घूम रहा है, बस वेंडर कर रहा है, मतलब इसका कोई पाथ नहीं है, बस ये ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। और घूमते घूमते क्या होता है कि जैसे ही वो जो सन के इन्फ्लुएंस में आता है, यानी कि इसका जो ग्रेविटी है उसके पास आता है, तो ये जो स्टार था ये टूट के सिगार शेप हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे सिगार ऐसे होता है ना, सिगार मतलब सिगरेट के देखो आप, यहाँ पे बड़ा होता है, फिर यहाँ पे छोटा होता है। तो इसी प्रकार से इस स्टार से वो बन गया, और वो बन गया हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, वो हमारा सोलर सिस्टम बन गया और फिर हमारा प्लानेट बन गया। अभी आप जब देखोगे तो जो मार्स है, ठीक है, मार्स, अर्थ, वेनस, सैटर्न, उसके बाद फिर आपका जो नेपच्यून तक आता है, तो आप देखोगे एक पैटर्न होगा जिसमें कि सबसे छोटा यहाँ पे होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे इस टाइप का होगा। तो ये हो गया एक सिगार शेप, ठीक है, ये एक सिगरेट शेप, इस शेप में इसको बोला गया। जो अपना चैम्बरलिन और मोल्टन थे वो बोले कि इसको, ये एक तरह से हाइपोथेसिस दिया गया। फिर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी देते हैं, उन्होंने बोला कि हाँ यही सही है, यही हुआ होगा और इसी से हमारा अर्थ बना होगा, ठीक है। और इस थ्योरी को कहा गया बाइनरी थ्योरी, इस थ्योरी का नाम दिया गया बाइनरी थ्योरी। उसके बाद 1950 के बारे आया, उस टाइम पे ऑटो स्किम्ड और रसिया के ऑटो स्किम्ड और कार्ल वाइसेजर जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस कौन दिया था यहाँ पे, इमैनुअल कांत के बाद, सॉरी, लाप्लेस में, ठीक है, लाप्लेस ने दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसी को उन्होंने कुछ हद तक मॉडिफाई करके बोला कि इसी प्रकार से हमारा अर्थ बना होगा। उस पर क्या मॉडिफिकेशन आया,
तो इनका जो मॉडिफिकेशन था वो सेम था कि यहाँ पे सन था और यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम मतलब घूम रहे थे, ठीक है। और घूमने के बाद उनको नाम दिया गया डस्ट, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है यानी कि हाइड्रोजन का पार्टिकल्स, हीलियम का पार्टिकल्स, ये आपस में कोलाइड कर गया, आपस में लड़ गया और फिर एक तरह से ये जुड़ते गए, ठीक है, जुड़ते गए। और जब बहुत सारा हाइड्रोजन और हीलियम का पार्टिकल्स जुड़ता गया, उस प्रकार से हमारा प्लैनेट्स बनना शुरू हो गया, ठीक है। और ये एक डिस्क शेप का था, यानी कि कुछ इस प्रकार का था और इस तरह बनते बनते हमारा प्लैनेट बन गया और फिर वो टूटता गया। तो ये सब था अलग अलग थ्योरीज, जो कि एक तरह से अब इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि अब हमारे पास आ गया है बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो सारा चीज़ को वो जस्टिफाई कर देता है, वो बता देता है कि कैसे हमारा अर्थ बना, कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना और किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसका जो अगर स्टार्ट बोला जाए, इसका अगर इन्वेंशन का स्टार्ट बोला जाए तो वो होता है 1920 में एडविन हबल के द्वारा। एडविन हबल जो है वो बोले कि जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि वो बढ़ते जा रहा है। अब आप कैसे समझोगे इसको? एक बलून लो, ठीक है, बलून में एक पॉइंट कर दो यहाँ पे। जब आप बलून को फुलाओगे तो देखोगे वो पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहा गया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है, वो घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी कि अर्थ से मार्स का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अर्थ से वेनस का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अर्थ से जुपिटर का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई ज़्यादा देखा जाए तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों के पास इसका बोला जाता है, साइंटिस्ट लोग समझते हैं कि ठीक है ये एकदम सही है, लेकिन ये बहुत हद तक सही नहीं है, ये पार्शियली करेक्ट है, मतलब आधा अधूरा सच है, इसमें कुछ तो और बात है, ठीक है। मानते हैं वो लोग कि ठीक है गैलेक्सीज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी का कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है और ना ही अब तक कोई उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी कैसे होता है? देखिए, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में क्या होता है, जितना भी मैटर था वो सारा एक जगह पर आ जाता है, यानी कि इतना सारा जो मैटर है, जो जितना भी चीज़ें हैं वो एक जगह पर आ जाती है। अब एक जगह पर आने से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो जाएगा, एकदम छोटा सा वॉल्यूम हो जाएगा, समझो जैसे घनत्व उसका बोलते हैं, वो वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा। टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फिनाइट टेम्परेचर, इतना कि उसको आप नाप नहीं सकते हो। इन्फिनाइट डेंसिटी, और उसका जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो टाइनी बॉल था ये तो आप सस्टेन कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप समझो कि एक छोटा ऐसा, मान लेते हैं कि अगर आप 1 किलोमीटर के रेंज में धरती का जितना भी इंसान है सबको अगर आप ला के रख दोगे तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो तो कम हो ही जाएगा, साथ ही साथ उसमें टेम्परेचर भी, लोगों का सांस के कारण, लोगों का प्रेशर के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फिनाइट टेम्परेचर हो जाएगा, उसका जो डेंसिटी है वो भी इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, वो जो टाइनी बॉल था, वो जो छोटा बॉल था वो एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब फट जाता है, ठीक है। अब जब फट जाता है तो ये क्या होगा, इसका जितना भी पार्टिकल्स है वो दूर थ्रो अवे हो जाएगा, फेंका जाएगा, ठीक है, फेंका जाएगा। अब ये जो चीज़ था ये हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। और ये अभी तक हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लोजन हुआ, आप कभी बम को फटते हुए देखोगे ना तो वो एकदम सेकेंड्स में होता है, ठीक है, 1 सेकेंड या आधा सेकंड में बम फट जाता है। उसी प्रकार से ये हुआ, ये एकदम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, यानी कि 1/1,000th ऑफ सेकंड में हुआ, एकदम छट से, अब ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, फट से हो गया वो। और जब ये हुआ उसके बाद 3 मिनट के बाद से ही फर्स्ट एटम जो है वो बनना शुरू हो गया, ठीक है, फर्स्ट एटम बनना शुरू हो गया। फिर 3 लाख साल, बिग बैंग से 3 लाख पहले साल बाद जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होते होते, उसका जो पहले तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, मतलब लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद वो कम होते होते 4500 केल्विन आ गया। आप लोग बताओ 4500 केल्विन को अगर हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो कितना सेल्सियस होगा, बताओ तो। इसका मैं आंसर आपको वीडियो के अंत में देता हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, इधर से उधर वाला कहानी हो गया उसके साथ में।
तो इस प्रकार से यूनिवर्स बढ़ते जा रहा है और गैलेक्सी के बीच में जैसे मिल्की वे गैलेक्सी और भी जितना भी गैलेक्सी है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसके एक उल्टा साइड में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसका नाम था होयले का स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। ये कहते थे कि जो यूनिवर्स है वो पहले से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से अभी है। तो खैर हालांकि वो तो कोई बात का मतलब रहा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग मानने लगे कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि बढ़ते जा रहा है, इसलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था स्टेडी स्टेट का वो सही नहीं ठहराया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया पूरा यूनिवर्स का बात। अब आते हैं हम लोग स्टार फॉर्मेशन का बात, स्टार कैसे बने। तो अगर स्टार फॉर्मेशन का अगर बात करें तो जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ यूनिवर्स में, तो जो मैटर और एनर्जी है, यानी जो एनर्जी है उसका जो प्रोसेस का और जो मैटर है वो इवनली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी कि कहीं पर एनर्जी इधर जा रहा है, मैटर यहाँ पे है, ठीक है, बहुत दूर दूर में है। इससे क्या हुआ, जो डेंसिटी में डिफरेंस हो गया, यानी कि एनर्जी वाला जहाँ पे था वहाँ पे कम डेंसिटी, मैटर जहाँ पे है वहाँ ज़्यादा डेंसिटी हो गया। और फिर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंस हो गया, यानी कि जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है शायद वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एनर्जी और डेंसिटी कम था वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है। इसलिए क्या हुआ, अलग अलग मैटर का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए क्या हुआ, एक मैटर से दूसरे मैटर, एक मैटर से दूसरा एनर्जी, ये सब मिलने लगा। जब ये सब मिलने लगा तो एक तरह का क्लाउड बनने लगा, जैसे क्लाउड हमारा धरती आकाश में देखते हैं ना हम लोग, वैसा ही। ठीक है, ये क्लाउड का नाम दिया गया, ये क्लाउड में होता था मैटर्स, एनर्जीज, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये क्लाउड को नाम दिया गया नेब्यूला। ये क्लाउड का नाम दिया गया नेब्यूला। तो ये जो क्लाउड था, ऐसे मान लेते हैं ये बहुत बड़ा क्लाउड है। अब यहाँ पे मैटर सब स्टोर होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस रीजन में। अब ये जब मैटर स्टोर होना शुरू हो गया तो यहाँ पे डेंसिटीज़ का क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जब डेंसिटीज़ बढ़ जाएगा तो इसी को धीरे धीरे जब टाइम के साथ धीरे धीरे ये स्टार्स बनना शुरू हो गया। और ये कहा जाता है कि 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्स हमारा बनना शुरू हो गया। ठीक है, अब जो गैलेक्सी का जो डायमीटर है, यानी कि गैलेक्सीज में बहुत सारा प्लैनेट्स रहता है, ठीक है, अपना बहुत सारा उसका सन रहता है। तो और जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग के सन के आसपास 8 प्लैनेट है और बहुत सारा मेटियोर्स है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, नेबुलास है, ठीक है। तो इसी प्रकार मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारा है। तो इसी प्रकार और जो गैलेक्सीज़ है उसमें अलग अलग तरीके का सन रहता है, मतलब स्टार्स रहता है, उसका अलग अलग सोलर सिस्टम रहता है। तो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस माना जाता है कि 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स दूर है। अब 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो देखो 1 सेकेंड में लाइट ईयर कितना ट्रैवल करता है, 3.6 × 10⁸ ठीक है, ठीक है, मीटर 1 सेकेंड में। तो 60 सेकेंड में मतलब 1 मिनट में, फिर 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर, फिर 24 आवर्स, फिर 365। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 80,000 से या फिर 1.5 लाख से। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि स्टार कैसे बना। अब हम लोग जानेंगे प्लैनेट्स कैसे बनेगा। तो जब हम लोग देख रहे थे नेबुला के बारे में, एक क्लाउड था, क्लाउड ऐसे था, ठीक है, क्लाउड ऐसे था और इसके बीच में एक लंप बन गया था, ठीक है, इसको कहा गया स्टार, ठीक है, स्टार। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पूरा मैटर था ना, मैटर था और एनर्जी था जो कि फेंका हुआ था और उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं था और वो इतना ऐसे लंप नहीं बना था, यानी कि इकट्ठा नहीं हुआ था। तो इसको बोला गया प्लैनेट्स, ठीक है, इसको बोला गया प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स बनने के लिए क्या होता है, ये प्लैनेट्स बनने के लिए सबसे पहले ये जो छोटा छोटा पार्ट था वो मिल करके बनता है प्लैनेटिसिमल। क्या बनता है वो, प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। और प्लैनेटेसिमल्स जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है और जिसमें मटेरियल्स जो है वो एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है। प्लैनेटेसिमल्स एक लार्ज अमाउंट होता है, जहाँ छोटा छोटा जो बॉडीज़ है उसका एक बड़ा एरिया, उसको बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। अब जो प्लैनेटेसिमल्स है, तो ये जो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स थे वो एक्रीट होने लगे, यानी कि वो जुड़ने लगे और जुड़ करके वो बड़ा ऐसा एक लार्ज बॉडी बना दी जिसका नाम दिया गया प्लैनेट्स, ठीक है। अब प्लैनेट्स जान गए, स्टार्स जान गए, अब हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारे सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है, 8 प्लैनेट। आप उसका नाम
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है उसको तो आप बताओ कि सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा, सबसे बड़ा का पहला, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना, ठीक है। और इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, 63 मून्स हैं और बहुत सारा एस्टेरॉयड्स है, कॉमेट्स है। एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स क्या होता है, वो जो प्लैनेट्स के बीच में आपको मिलता है ना, मतलब मैटर जिसके बारे में भी लोग बात कर रहे थे, वही मैटर्स को हम लोग एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है। और डस्ट और बहुत सारा गैस हमारे प्लैनेट्स में देखने को मिलता है। अब इसमें हमारा जो 8 प्लैनेट्स है इसमें 2 तरह का प्लैनेट होता है। पहला बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है, देखो इनर प्लैनेट्स वाला जो है मेनली जो 4 हमारा प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट्स में 4 है और आउटर में भी 4 है, तो 4 4 8 हो गया। इनर प्लैनेट्स वाला जो है उसका जो सरफेस है वो हार्ड रहता है, ठीक है, और इसका सरफेस जो है वो गैसियस रहता है, यानी कि ये गैस का बना होता है, ठीक है। इनर प्लैनेट्स वाला का नॉर्मली जो डेंसिटी है, आप देखो यहाँ पे इनर प्लैनेट्स में जो डेंसिटी है 1 2 3 4 यहाँ तक का इनर प्लैनेट्स है, ये वाला अपना आउटर प्लैनेट्स है, ठीक है। इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, और रेडियस जो है वो धीरे धीरे इसका बढ़ता है। ये यहाँ से मतलब उसका कोई ये नहीं है, बट इसका जो रेडियस है वो मतलब अर्थ जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से माना जाता है, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद मरकरी, ठीक है। सैटेलाइट्स इन लोगों का कम है। ये जो फर्स्ट 4 है यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसको बोलते हैं हम लोग इनर प्लैनेट्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। और डेंसिटी जैसे हम बताए कि इनर प्लैनेट्स वाले का इनर प्लैनेट वाले का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, आउटर वाले का कम है, ये देखो डेंसिटी, ठीक है। और अगर साइज़ का बात करें तो इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इनका साइज़ कम बड़ा है। सैटेलाइट्स का बात करें तो इनमें बहुत सैटेलाइट्स है, यानी कि बहुत सारे मून्स हैं इनका, पर इधर के वाले का सैटेलाइट्स यानी कि मून्स बहुत कम होता है, ठीक है। अब पहला जो 4 है इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़मीन आपको मिलेगा देखने को, जैसे कि मार्स में ज़मीन है, अर्थ में ज़मीन है, विनस में और मरकरी में भी। लेकिन ये जो 4 हैं इनमें आपको ज़मीन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पे गैस है, इसको जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में, यानी टेरेस्ट्रियल जो था हमारा इनर था और ये था आउटर। तो इनर वाला जो है वो सन के करीब है, देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस देखो आप, सन के जो है वो करीब है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग जो है वो सन के करीब हैं और ये लोग जो है वो सन के दूर हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ ना कि जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो सन से दूर हैं। अब सन का जो सोलर विंड था, ठीक है, सन का जो सोलर विंड था वो इन लोगों पे ज़्यादा पड़ा, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन लोगों पे ज़्यादा पड़ा, इसलिए इनका जो गैस था ना वो उड़ गया। और ये लोग चूँकि दूर में हैं, बहुत ज़्यादा दूर में हैं, इसलिए इन पे ये सोलर विंड का असर ज़्यादा नहीं पड़ा, इसलिए इन लोगों का गैस नहीं उड़ पाया और ये लोग अभी भी गैसीय स्टेट में हैं और ये जोवियन प्लैनेट्स बताते हैं, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो छोटा है और उनका ग्रेविटी जो है वो कम है, ठीक है। इसलिए इनका जो ग्रेविटी कम है, इसलिए जो गैस था मतलब हाइड्रोजन था, हीलियम था, ये लोग पकड़ के नहीं रख पाए। और क्योंकि ग्रेविटी अगर ज़्यादा रहेगा तभी ना वो गैस को एक तरह से पकड़ के रख सकेगा, तभी ना उन्हें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा, लेकिन ग्रेविटी कम था इसलिए हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो एस्केप कर गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्लैनेट्स था, ये भी हम लोग जान गए कैसे बना और इसका क्या क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब बात करते हैं हम लोग मून के बारे में। तो मून जो है वो तो अपना अर्थ का मून के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो मेनली क्या होता है कि अर्थ का जब हम लोग बात किए ओरिजिन के बारे में कि अर्थ कैसे बना, तो वैसे ही लोगों ने सोचा कि आखिर मून जो ऊपर में लटका रहता है वो कैसे बना होगा, उसके बारे में भी सोचना शुरू किया गया। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने, एक फिलोसफर ने ये सजेस्ट किया कि जो अर्थ और मून था ये एक ही बॉडी था, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये एक ही बॉडी था, अब ये बॉडी जो रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है सन के आसपास, कभी यहाँ, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये घूम रहा है, आपस में ही घूम रहा है। घूमते घूमते क्या होता है कि इसका शेप कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है, अच्छे से नहीं बना, इसका शेप जो है वो इस प्रकार से बन जाता है,
ये डम्बेल शेप हो गया, ठीक है, यानी कि ये बीच वाला जो एरिया था वो छोटा होने लगता है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, दो भाग में ये हो जाता है, एक मून और ये एक अर्थ हो जाता है, ठीक है। अब मून जो है वो सेपरेट होता है कि जो पैसिफिक ओशन आज हम लोग का धरती पे जो हमारा अर्थ पे पैसिफिक ओशन है ना, उतना ही भाग लेके मून जो है वो सेपरेट हो जाता है। क्योंकि अर्थ भारी था इसलिए अर्थ जो है वो कम सेपरेट होता है और मून जो अर्थ का एक पार्ट था वो फेंका जाता है बाहर, ठीक है। ये था पुराना वाला मॉडल और या पुराना वाला थ्योरी। अभी के साइंटिस्ट इसको नहीं मानते हैं और अब जो है वो मेनली बिग बैंग थ्योरी आने के कारण ये भी हल हो गया कि आखिर मून कैसे बना। तो जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक जो है वो एक पार्टिकल से बना होगा, तो इसमें इसका नाम दिया गया बिग स्प्लैट। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि जो अर्थ है अर्थ में एक बहुत बड़ा पार्टिकल आया जो कि अर्थ के 3 गुना साइज का था। यानी कि अगर ये अर्थ है तो इतना बड़ा एक पार्टिकल आया और अर्थ से जाकर के लड़ गया, मतलब कि कोलाइड कर गया, ठीक है। जैसे ही ये कोलाइड किया तो अर्थ जो इतना छोटा था वो और छोटा हो गया और इसका एक पार्ट जो कि मून बन के ये दूर चला गया। चूँकि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, इसलिए मून जो है वो अर्थ का एक तरह से क्या बन गया, सैटेलाइट बन गया, ठीक है। और ये अर्थ के चारों ओर घूमता है क्योंकि इसके बीच का जो ग्रेविटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये मून जो बने वो बने हैं 4.44 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 4.44 बिलियन ईयर्स अगो। अब हम लोग सबके बारे में बात कर लिए, सोलर सिस्टम, स्टार, मून। अब हम लोग बात करते हैं अपने अर्थ के बारे में। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है वो कैसे चेंज हुआ। अभी अगर हम लोग देखते हैं अर्थ को तो यहाँ पे ओशियंस है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, लेक्स है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल है हमारा अर्थ। लेकिन स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। जब अर्थ बना 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, तो उस टाइम पे ये जो अर्थ था ना वो एक बैरन लैंड था, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। बस एक तरह का चट्टान था अर्थ और इसमें कुछ नहीं था। अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था और यहाँ पे बस हाइड्रोजन और हीलियम था, ठीक है, और एक थिन एटमॉस्फेयर था। धीरे धीरे क्या होता है, इसका जो सरफेस है वो चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो ये जो सरफेस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोग अर्थ का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, मान लेते हैं ये अर्थ है और इसका ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। यहाँ पे हमारा जो ज़मीन है उसका डेंसिटी मान लेते हैं 1 है, ठीक है। नीचे जब जाओगे तो डेंसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल्स में भी आपको अंतर दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको सियाल दिखेगा यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। फिर नीचे जाओगे तो आपको नीफे दिखेगा यानी कि निकेल और आयरन, ठीक है। तो इस प्रकार से हर जगह पर एक ही चीज़ आपको नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ उस टाइम पे भी ऐसा ही था। उस टाइम पे भी जो सिचुएशन था वो अलग अलग, जो अर्थ है वो लेयर्ड था, यानी कि उसका एक एटमॉस्फेयर था, उसका जो लैंड था वो अलग अलग चीज़ों का बना हुआ था, ठीक है। लेकिन वो था एकदम से बैरन, वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर क्या होता है, वो ज़मीन वाला जो पार्ट है हम लोग का जिसमें ओशियन वगैरह रहता है, लिथोस्फेयर, उसके बारे में जानते हैं। तो लिथोस्फेयर की अगर बात करें तो जब अर्थ बना था, मतलब प्राइमोर्डियल स्टेज में जब था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, कुछ भी स्टेबल नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होना हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस था वो एक तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। और टेम्परेचर जो वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अलग अलग डेंसिटीज़ का जो सामान था, जो डेंसिटीज़ का चीज़ें थी वो अलग अलग सॉर्ट होने लगी। मतलब कि ऐसे जो हल्का डेंसिटी वाला था, लेस डेंसिटी वाला वो ऊपर, जो हाइयर डेंसिटी वाला वो नीचे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो भी मेटल्स या फिर जो भी मटेरियल्स लाइक आयरन, वो जो है वो अर्थ का सेंटर यानी कि कोर में आने लगा, ठीक है, नीचे की ओर आने लगा। और जो लाइटर मटेरियल था वो अर्थ के क्रस्ट पे यानी कि ज़मीन पे रहना शुरू हो गया। इस तरह से लिथोस्फेयर जो है वो फॉर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से अपना क्रस्ट बनना भी स्टार्ट हो गया। फिर जब मून का फॉर्मेशन में लोग बात किए, उस टाइम पे क्या हुआ था, अर्थ के पास एक बहुत बड़ा सेटेलाइट टाइप का आया हुआ था और वो उसको हिट करता है, तो क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो फिर से इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और फिर से जब इंक्रीज़ होगा तो फिर सेम प्रोसेस होगा तो इसलिए फिर क्या हो गया,
आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट और मेंटल्स जो है वो उस तरह का हम लोगों के पास आज के डेट में हमारे पास लेयर्स बन गया, जिसका अलग अलग डेंसिटी होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर, इस सब के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में जान लिए, यानी कि ज़मीन के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वातावरण है, या जो यानी कि जो हमारा एक तरह से क्लाउड्स है, उन सब के बारे में जानेंगे यहाँ। और हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो हमारा पानी वाला एरिया, जैसे कि पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशन, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में जस्ट अभी हम लोग जानेंगे कैसे वो बना। ठीक है, इसका कंपोजिशन जानना है, स्ट्रक्चर जानना है, तो इसके लिए हम लोग चैप्टर 8 में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि इसका कंपोजिशन और अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो अभी का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 3 स्टेज में बना, 3 स्टेजेस में वो बना। ठीक है, पहला स्टेज में क्या होता है, जो हमारा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस हो गया, यानी कि जब हम लोग के बिग बैंग थ्योरी के बाद जब हमारे पास एटमॉस्फेयर था वो चूंकि सोलर फ्लेयर से या फिर जिस भी तरह से वो लॉस हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर था, यानी कि कोर वाला एरिया, वो क्या है, पूरा हीट हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इनसे क्या, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर बनने में मदद मिली। और थर्ड में क्या होता है, जब हमारा पौधा आता है, जो हमारा प्लांट्स आता है, उनसे फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस से फिर हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो बनने में उसको आसानी मिलता है। ठीक है, तो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम था। ठीक है, और जैसे सोलर विंड, हम जैसे बताया, सोलर विंड से वो हाइड्रोजन और हीलियम चला गया, और इसलिए हमारा प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, अर्थ जो है वो कूल होना शुरू होता है, और जो हमारा सॉलिड अर्थ था उससे जब कूल होगा तो उसके लिए क्या होगा, जो वेपर है, वाटर वेपर से गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तब ना हमारा अर्थ कूल होगा। ठीक है, इस प्रकार से वो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर बनाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, इससे क्या बनता है, वाटर वेपर्स बनता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब चीज़ें से, और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा, जो फ्री ऑक्सीजन है वो भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रोसेस को, यानी कि जो हमारा गैस निकल रहा है और जो गैस बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीगैसिंग। ठीक है, जब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर चला गया उसके बाद जो हम लोग, जो अर्थ जो है वो कूल होना शुरू हुआ, कूल होने के लिए यहाँ से वाटर वेपर्स निकला। ठीक है, यहाँ से गैसेस निकला, इसको बोलते हैं डीगैसिंग। ठीक है, और डीगैसिंग में क्या मदद मिलता है आपको, जो कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, जो वॉल्केनोज निकलता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही होगा कि हीट निकलता है, और वो अर्थ को कूल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीगैसिंग। अब जो अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो क्या हुआ, वो रेन वाटर बनने लगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर और गिरने लगा और नीचे होने लगा, और रेन वाटर्स बनने लगा। रेन वाटर्स जो है वो सरफेस में आने लगा, और जैसे जैसे वो सरफेस में आने लगा, मतलब धरती पे आने लगा, वो धरती पे आते आते हमारा ओशियंस बनने लगा। ठीक है, यानी कि समुद्र बनने लगा, और ये स्टार्ट होता है 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन साल पहले से ये ओशियंस बनना शुरू करता है। तो ये बनने से पहले जब हमारा ओशियंस जो है वो 4000 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। ठीक है, और ये जो पानी है ये जो ओशियंस जो है वो जब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब अर्थ बनना, उसके 500 मिलियन ईयर्स अगो ही ये ओशियंस बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओशियंस हमारा 4000 मिलियन ईयर्स अगो पहले से ही बनना स्टार्ट होता है। 3800 मिलियन ईयर्स, यानी कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ जो है वो बनना स्टार्ट होता है, और करीबन 2.5 बिलियन से 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, और हमारा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो जाता है। और 2000 मिलियन ईयर्स, यानी कि 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले, जो 2 बिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में आना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि धरती पे, हमारा अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अर्थ, धरती पे सब कुछ बनने के बाद आता है लाइफ, मतलब कि इंसान, सिर्फ इंसान ही नहीं, जितना भी जीव जंतु है उनका लाइफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया गया था, जब बना था अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, उस टाइम पर लाइफ यहाँ पे तो हो नहीं सकता था। ठीक है, ये बोला जाता है, साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि केमिकल रिएक्शन से लाइफ बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह पर आकर के इकट्ठा होना शुरू हो गई, और इससे लाइफ बनना स्टार्ट हो गया। हालांकि इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इस प्लानेट पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और वो कुछ 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट होते हैं, और ये माना जाता है कि 3.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले
जो लाइफ है वो स्टार्ट होता है इंडिया में, मतलब सॉरी अर्थ में। ठीक है, ये हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। देखो बिग बैंग, सुपरनोवा और ओरिजिन ऑफ स्टार्स, ये कब होता है? 5 बिलियन से 13.7 बिलियन के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होता है, ओरिजिन ऑफ सन होता है। फिर आता है हेडियन, इसको बोलते हैं हम लोग ईयॉन्स। ठीक है, आपको बताना है कि ईयॉन बड़ा है या इपॉक बड़ा है या फिर आपको पीरियड बड़ा है। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो हेडियन आता है प्री कैम्ब्रियन एरा में। आप इसको देख भी सकते हो, बस ऐसा कुछ में बताने लायक है नहीं, बट आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स का ले सकते हो। जब मॉडर्न मैन का अगर बात करें तो मॉडर्न मैन यानी कि हम लोग अभी 10,000 साल पहले से ही धरती पर हैं और हम लोग धरती का बैंड बजा चुके हैं। ठीक है, हम लोग 5th मास एक्सटिंक्शन भी कर रहे हैं। तो आप लोग बस को देख सकते हो, एंड इसमें कुछ बताना नहीं है, बस ये बताने का है कि जैसे कि ये देखो आप 55 से 65 मिलियन ईयर्स को पहले रैट्स आया, उसके बाद छुछुंदर्स आने स्टार्ट किए, इसको बोलते हैं पैलियोसीन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप लोग खुद ही कर सकते हो, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक तो कुछ है नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो इस चैप्टर में बस इतना ही, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये चैप्टर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप उसका कमेंट में आंसर दो, एंड थैंक यू वेरी मच।